जानना चाह रही हूँ जिनसे वो वोट करवाते थे पहले। ठीक है सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ विजय जी, कोई बड़ा नेता गृह मंत्री अमित शाह जब 27 अप्रैल तक बंगाल में ही रहेंगे और लगातार बैठकें चल रही हैं और उनका मेन फोकस इसी बात पर है कि इस बार वोटर डरे ना, कम से कम मतदान केंद्रों तक तो पहुंचे, उनमें ये विश्वास जता पाए कि आप डरिए मत, आप आइए मतदान कीजिए। और बीजेपी इसी वजह से आश्वस्त है कि शायद इस बार सत्ता का सुख वो भोग पाएंगे पश्चिम बंगाल में। इससे प्रभाव पड़ता है क्या नेता का उसी प्रदेश में रहने से? नेता का प्रदेश में रहने का प्रभाव तो पार्टी कार्यकर्ताओं पर बहुत पड़ता है, वोटर पर पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता तो एनर्जाइज होता है, उसका काम उत्साह में होता है, उसका काम आगे बढ़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पिछले आधा घंटा से जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है केवल भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है और कोई है ही नहीं। अभी तक तो ये बाईपोलर इलेक्शन लग रहा था मुझे कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी, लेकिन हमारी चर्चा से मुझे लगा कि ये केवल बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है ये शायद पता नहीं। तो ये तो 234 जितनी सीटें हैं वो सभी बीजेपी के पास, अब उसमें से कितनी सीटें वो अपनी कमजोरी की वजह से हार जाएगी। नहीं सर, आगे दिखाएंगे ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और ममता बनर्जी किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, आगे वो बाइटें हैं वो मैं सुनवाऊंगी। ममता बनर्जी 215 सीटों पर है, हाँ। उनकी कितनी सीटें कम हो सकती है इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, हाँ। और जो पार्टी 77 सीटों पर वो डबल कर जाएगी, इस पर हम 1 घंटा चर्चा कर रहे हैं। मतलब सब कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाती है चुनावों में, और कोई पार्टी कोई काम नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है। और एक शब्द का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ, यदि कोई और बोलता तो आप नाराज हो जाते कि मैनेज करते हैं अमित शाह जी पार्टी। तो यही तो बात हो रही है, सारे झगड़ा ही ये हो रहा है कि बीजेपी बूथ्स को मैनेज करती है। देखिए, यही आरोप तो लग रहा है। बूथ मैनेजमेंट तो अच्छी बात है, बूथ लूटना तो अच्छी बात नहीं है सर। अच्छा, बोले सर, बोले। जो ममता बनर्जी जो डकैती करती है, मैं तो आपकी ताकत का ही जिक्र कर रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर रही है उससे भी। अभी आपने कहा, अभी चर्चा हुई कि भाई 152 सीटें हैं, जिसमें से 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लड़नी है, क्योंकि मुर्शिदाबाद मालदा ये छोड़ दीजिए। अब 115 में से 102 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ सकती है। तो मैंने कहा इतनी बड़ी ताकत की बात तो बहस ही नहीं बचती है ना। इस पर बहस नहीं इस देश में होनी चाहिए कि क्यों बंगाल में मुर्शिदाबाद नहीं, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि मालदा मुर्शिदाबाद में क्यों एक तरफा लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो सब मुसलमान है इसलिए ना। नहीं, वो तो है ही बात, इसमें कौन बात कर रहे हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद तो जिसको सेकुलर वोट के बारे में आप लोग 75% वोट मुसलमान देते, तो वो कम्युनलाइज होता है इलेक्शन, और आप उम्मीद करें कि हिंदू जो है वो 80% जो बीजेपी को वोट दे दे या एक तरफा दे दे, तो वो कम्युनलाइज नहीं है। नहीं तो मैं तो यही हिंदू एकजुट हो नहीं, तो कम्युनलाइज नहीं होता। नहीं, मैं तो इसके ठीक उल्टा बोलता हूँ कि जब हिंदुओं को पोलराइज होने की बात की जाती है तब वो यहाँ पर एक गिरोह होता है, वो कहता है कि नहीं ये तो कम्युनल पॉलिटिक्स है। और जो मुसलमान पहले से गिरोह की तरह काम करता है उसको कहा जाता है कि बड़ा वो सेकुलर धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। एक छोटी टिप्पणी। देखिए, पहली बात तो ये कि विजय जी ने कहा कि चुनाव हम लोग बार बार यही कह ही रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस इतनी मजबूत है, तो विजय जी ने कहा कि हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं। अभी जब से शो शुरू हुआ कहानी कुर्सी की, हम तो हुमायूं कबीर 3 बार तो मैंने बोला पॉलिटिकल ब्रिलियंस ममता बनर्जी का, 3 बार मैंने बोला। हम लोग बात ये कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, तो किसकी हम ताकत की बात कर रहे थे? मतलब विजय जी की बात से ऐसा लगा जैसे हम लोग तृणमूल की ही बात कर रहे हैं। वो इतनी ताकतवर पार्टी है कि उसको चैलेंज करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई क्या, इसकी बात कर रहे हैं हम। 3 सीट वाली जो पार्टी थी उसके 77 पहुंचने की बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ताकतवर नहीं, ये तो कोई पहुंची, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। 3 से 77 पर नहीं पहुंची भारतीय जनता पार्टी, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। वो 108 सीटें आने वाली थी, उसमें से 77 सीटें आई उसके पास। उससे पहले 2019 के चुनावों में वो 108 सीटों पर लीड कर रही थी, विधानसभा में उसे 77 सीटें। आपने लोकसभा के आंकड़े को यहाँ पर नहीं, लेकिन ये तो अद्भुत कर दिया कि विजय जी ने कहा कि 108 सीटें आनी चाहिए थी। तब तो अगर उस लिहाज से देखें तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आ ही जाएगा, क्योंकि 120 नहीं, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी किसी एक न एक सीट पर ऐसे 142 सीटों पर जीत चुकी है, पहले जीत चुकी है 142 सीटों पर। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए 142 सीटें वो जीत चुकी है,
तो क्या वो ऐसा नहीं होगा कि वो यदि सीटें अच्छा, रिपीट चले कर दे सर, भारतीय अगले जनता मुद्दे की पार्टी? तरफ बढ़ती कोई हूँ। आपत्ति नहीं कर रहा भाई, कोई भी पार्टी जीत सकती। सर, हम तो यही बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में में ममता बनर्जी जो मजबूत है, उनका जो मजबूत किला है, क्या वहां बीजेपी मेहनत करके कुछ वोट चुराने में कामयाब रह पाएगी, या फिर बीजेपी को इस बार भी सूखा ही मिलेगा? इस बार भी बीजेपी जो सत्ता का सपना देख रही है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बंगाल चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है वो हिंसा का बनता है, और इस बार इस हिंसा का बंदोबस्त करने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें चुनाव आयोग ने की हैं, जिस पर एक अलग सियासत हो रही है। हालांकि पहले चरण की वोटिंग से पहले हिंसा शुरू हो गई, ऐसी कुछ तस्वीरें आई हैं। वेस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार की बाइक रैली पर हमला हुआ। पश्चिम मेदिनीपुर के दातन में बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार अजीत कुमार बाइक रैली निकाल रहे थे। अजीत कुमार और उनके समर्थकों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जुलूस पर हमला बोल दिया। मारपीट की, गाड़ियों को आग भी लगा दी गई। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा है। और सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा दुर्गापुर में भी हुआ। दुर्गापुर के जेसी बोस इलाके में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। असल में जेसी बोस इलाके में बीजेपी कैंडिडेट चंद्रशेखर बैनर्जी रोड शो निकाल रहे थे। इस दौरान बीजेपी समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसके जवाब में टीएमसी समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर दोनों पार्टियों के वर्कर्स के बीच कहासुनी शुरू हो गई और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर हमला करने, मारपीट करने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद सेंट्रल फोर्स ने लाठीचार्ज करके हालात को कंट्रोल में लिया है। और यही चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा होती है उसे किसी भी तरीके से रोका जाए, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। टीएमसी कह रही है कि उनके वोटर्स को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अमिताभ जी, क्या इतना मुश्किल है पश्चिम बंगाल में हिंसा को रोकना, उपद्रव को रोकना, दो पार्टियों के समर्थकों को आपस में भिड़ने ना देना? इतनी फोर्स लगा दी, उसके बावजूद भी खबरें तो आ ही रही हैं। देखिए, कहानी में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसा इसलिए भी है कि कांटे का संघर्ष है। और वो लड़ाई जो अगर आप देख रहे हैं पूरे बंगाल में, वो 4-5% वोटों के लिए ही है, उसी में पूरा खेल बदल जाएगा। और यहाँ पर जो अभी जो वायलेंस दिख रहा है, ये एक मैं कहूँ कि शुरुआत है, और आगे और भी वायलेंस होगा। और जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर तो लोग कह रहे हैं कि लोग तैयार हो रहे हैं इस दिन के लिए कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो यहां वायलेंस होगा। और इलेक्शन के पहले वायलेंस कम होगा ये भी लग रहा है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक बहुत डायनेमिक शिफ्ट भी आने वाला है, मुझे ये लग रहा है, इन टर्म्स ऑफ पीपल्स परसेप्शन की ये चुनाव कैसे लड़े जा रहे हैं। टीएमसी ग्राउंड पे बहुत एक्टिव है, और कहा जा रहा है अमित शाह जी की या बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, टीएमसी का भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ उतना ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लेवल पे बूथ मैनेजमेंट से लेके इंडिविजुअल घरों का असेसमेंट भी टीएमसी करती है। अब आप उसे कहें मेजॉरिटी है इसलिए शायद वो कर पाती है, लेकिन वहां जो टीएमसी के ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है वो बीजेपी के ऑन ग्राउंड प्रेजेंस से कहीं ज्यादा है। वेल एंट्रेंस्ड लोग हैं, इनके इंटरेस्ट एंट्रेंस्ड हैं, लेकिन यही है कि भय से, और आप जितने भी पोल असेसमेंट देखेंगी, आपके टीवी पे भी दिखा रहे थे और भी अन्य यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगी, तो सब कोई ये बताने से डर रहा है आज कि वो किसको वोट देगा। और ये जो डर है वो निकालना इस समय टीएमसी सरकार का तो के साथ तो पॉसिबल नहीं है। वो सेंट्रल फोर्सेज, यहां भी आप देख रही थी सेंट्रल फोर्सेज के साथ वही गेरुआ वस्त या कांग्रेस बीजेपी वाले लोग ही दिख रहे थे और कोई नहीं दिख रहा था। तो वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना बहुत जरूरी है, इसीलिए वायलेंस का स्कोप यहां बढ़ जाता है। और वायलेंस में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है बहुत इफेक्टिव होगा लोगों को ये जताने के लिए कि घर से निकल के आप वोट दीजिए। हालांकि वोटिंग इस बार बढ़ेगी, क्योंकि जो एसआईआर हुआ है उसके चलते जो प्रवासी बंगाली हैं जो भारत में कई जगहों पर रहते हैं, जो काम करते हैं, वो सब घरों को वापस गए हैं। तो